वेलकम बैक वंस अगेन इन सुबह का सितारा। तो आपने एक जुमला हमेशा सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता। वैसे तो थैंक्स टू सोशल मीडिया और ये जो नया ज़माना एक आ चुका है जिसमें हम हर तरह की बात पर बात एक्चुअली कर सकते हैं, और साइंस हैज़ प्रूवन कि भाई मर्द को भी दर्द होता है, उसके भी इमोशंस होते हैं, और अगर वो भी कभी रो देगा तो ऐसी कोई इसमें कबाहत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। आज के इस सेगमेंट का मेरे ख्याल से नाम हमें रखना चाहिए कि मर्द को डिप्रेशन भी नहीं होता, क्योंकि आपने बहुत ही कम मर्दों को देखा होगा जो कि काउंसलिंग के लिए किसी से हेल्प सीख करते हुए आपको दिखाई देंगे। जब भी हम डिप्रेशन की, एंजाइटी की या मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हमें ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं उसमें वो ख़वातीन दिखाई देती हैं। लेकिन फैक्ट्स क्या हैं, इस पर रोशनी डालेंगे हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं इन स्टूडियोज़, डॉक्टर नाजिश इद्रीस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा इन अ सार्कास्टिक वे कि हमने बहुत अरसे तक सुना कि मर्द को दर्द नहीं होता, इसी तरह ऐसा तो नहीं है कि मर्दों को डिप्रेशन नहीं होता या उनको उनके जो इमोशंस हैं वो कभी हर इंसान कभी ना कभी टूट जाता है, लेकिन ख़वातीन हमेशा ज़्यादा हमें डिप्रेशन की मरीज़ाएँ दिखाई देती हैं। मर्द क्यों नहीं हेल्प सीख करते? देखें, अभी यह देखा जाता है कि जो मर्द हैं वो ज़्यादातर ऐसी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ अपना लेते हैं जो कि डिप्रेशन को कवर अप कर देती है, जैसे अवॉइड करने लग जाना या सब्सटेंस यूज़ की तरफ चले जाना। अब हमारे माशरे में क्योंकि मर्द एक ऐसी फिगर होता है कि उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, तो उसको डायग्नोज करना डिफ़िकल्ट होता है सोसाइटी के लिए एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो देखा जाता है कि आदमियों को खुद भी लाइक इस चीज़ की इतनी एक्सेप्टेंस नहीं होती, और फिर सोसाइटी भी उनको ये एक्सेप्ट नहीं करने देती कुछ हद तक। अच्छा, आज से अगर हम एक टिकट पहले चले जाएं, आज से 10 साल पहले चले जाते हैं, तब तो जो नफ्सियात है, इंसानी नफ्सियात को समझने के हवाले से इतनी बात ही नहीं होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल में इस पर बात होना शुरू हुई, लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हुई, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो बढ़ता चला गया, और लोगों को जो अपने इन मसले मसाइल हैं उसको वो आइडेंटिफाई भी करना शुरू हो गए। हेल्प की तो दोनों को ज़रूरत होती है। ये मसला तो किसी के साथ भी हो सकता है जो भी किसी भी काम का प्रेशर ले रहा है या किसी परेशानी से गुजर रहा है, तो उसमें मर्द भी उतने हो सकते हैं, ख़वातीन भी हो सकते हैं। डिप्रेशन की अगर हम रीज़न्स की बात करें तो वो कौन से मेजर रीज़न्स हैं जो आप समझते हैं कि किसी भी इंसान को डिप्रेस कर देते हैं? बहुत अच्छी आपने बात की कि ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी लाइफ स्टेज पे हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, किसी भी जेंडर में हो सकता है। अब किसी इंसिडेंट का होना इसके साथ रिलेट करता है? इंसिडेंट उसकी रिस्क को बढ़ा देता है, यानी अगर किसी की लाइफ में कोई एक बुरा हादसा होगा तो वो उसका रिस्क ऐड करता है, लेकिन अगर मल्टीपल बुरे हादसे होंगे तो वो और ज़्यादा रिस्क को बढ़ा देंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि जो अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो इसमें 3 तरह के कॉजेज़ हम इसको स्क्रीन आउट करते हैं: बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। ठीक है। अब बायोलॉजिकल की बात करें, सबसे पहले हमारी जेनेटिक्स आती है। ठीक। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है, अगर हमारी जीन्स में है, तो फिर हमारा वो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि इसके अलावा हमारी मेल न्यूट्रिशन, क्योंकि हमारी फिजियोलॉजी है ना, एक हमारी बॉडी चल रही है, हमारे हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनका इम्बैलेंस मैटर करता है। फिर अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे आ जाएं तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह का हमारा मूड है, कैसी हमारी थिंकिंग है, हमारा टेम्परामेंट क्या है, हम कितना टॉलरेट करते हैं दूसरों को। एंड देन कम द सोशल फैक्टर कि हमें सपोर्ट कितनी है, कितने लोग हमारी सुनते हैं, समझते हैं, लव और केयर का गिव एंड रिसीव कितना है। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। एंड देन कुछ सोशल प्रेशर्स होते हैं, कुछ कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जो हमें अगेन प्रेशर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो डिप्रेशन को अगर मैं कहूँ ना कि रिस्क उसका बढ़ाना या फैलाना है, वो बहुत आसान है। आजकल के जो हमारी एक स्ट्रॉन्गली कम्पिटिटिव जो एनवायरनमेंट है, तो उसमें बहुत आसान हो गया है कि हम डिप्रेशन को बहुत बूस्ट कर रहे हैं लोगों में। एक मैं यहाँ पे बात ये भी कहना चाहूँगी कि एक तो हम वैसे टर्म यूज़ कर लेते हैं ना, बैठे बैठे भाभी नंद बैठी या 2 सहेलियाँ बैठी या माँ बेटी बैठी और घर में चाय का कप हाथ में, और हमने कह दिया अम्मी बैठ, मुझे तो बड़ा डिप्रेशन हो रहा है। एक तो हमने इस डिप्रेशन को शायद मजाक ही बना लिया। अगर आप थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा आप सैडिस्ट हैं किसी दिन, तो आपने यही कह दिया कि भाई मुझे तो डिप्रेशन हो गया। जहाँ के जिस डिप्रेशन की हम बात कर रहे हैं ये एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसके स्वेयर सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर साहिबा, वो सिम्टम्स क्या हैं, मैं चाहूँगी आप शेयर करें। बिल्कुल, ये आपने मेरे दिल की बात की है कि लोग इस टर्म का यूज़ एंड अब्यूज़ करते हैं। मैं कहूँगी
तो सिम्टम्स में जो अगर हम सिर्फ टिपिकली डिप्रेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा तो आपका लो मूड होता है, आप उदासी मायूसी होती है, बिल्कुल होप ख़त्म हो जाती है। एंड देन किसी काम में दिल नहीं लगता, हर काम जो आप रूटीन में कर रहे थे अचानक से आपका दिल करता है आप कुछ ना करें, आपका लोगों का बिस्तर से उठने को दिल नहीं करता, काम पे जाने का दिल नहीं करता। स्टूडेंट है तो असाइनमेंट्स नहीं कंप्लीट होंगी, थीसिस नहीं लिखा जाएगा, स्टडी नहीं होगी, दोस्तों से मिलने का दिल नहीं करेगा। तो ये तो दो मेन मैंने आपको अच्छा, ये जो आपने कंडीशंस की तरफ इशारा किया है, ये इसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है, कितना अरसा आप इसी मूड में मुब्तला रहते हो? अगर हम कहें कि हमने डिप्रेशन को कब डायग्नोज करना होता है तो 1 to 2 वीक्स का टाइम होता है। okay. लेकिन 1 to 2 वीक से ज़्यादा प्रोलॉन्ग ये कर जाए तो फिर हम देखते हैं ये और सिवेरिटी की तरफ जाता है। एंड देन उसमें उसका कॉन्सिक्वेंस होता है कि सुसाइडल आइडिएशन और बिहेवियर स्टार्ट हो जाते हैं। सो वो जो 1 to 2 वीक्स होते हैं, अगर इंसान खुद इसको आइडेंटिफाई कर सके या इर्द गिर्द के लोग आइडेंटिफाई कर सकें तो इससे काफ़ी हेल्प होती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कोई इतना ध्यान दे। ज़्यादातर ये स्टिग्मा है और लोग क्या करते हैं, मजाक करते हैं कि हो ये क्या ड्रामा कर रहा है, क्योंकि स्कूल नहीं जाना होगा, क्योंकि कोई काम नहीं करना होगा इसलिए ऐसे कर रहा है। एंड दे डोंट पे अटेंशन और फिर आप देखती कितने इंसिडेंट होते हैं। ठीक, तो डॉक्टर नासिर, जो ऐसे लोग होते हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ये लोग एंटी सोशल होते हैं या जब गैदरिंग्स में जाते हैं या सोशली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं? देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। कुछ लोग हैं उनकी कोपिंग ये होती है कि अच्छा अवॉइड करते हैं, अवॉइड करेंगे, आपसे नहीं मिलेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, अपना काम नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मिलूंगा तो मुझे कम डिप्रेशन होगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर लेते हैं और वो एस्केप ढूंढते हैं काम में और वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँ तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, वो चल रहा होता है आपके साथ और अनफॉर्चुनेटली फिर आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां आपकी कोई हेल्प ना कर सकता है, ना आपको सीख करनी आ रही होती है। एंड देन इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। तो ये स्वारिटी की तरफ कब जाता है? जब आप अपने मसले को किसी से हेल्प डिस्कस नहीं कर रहे होते, कोई हेल्प नहीं ले रहे होते, सुसाइडल थॉट आना तो बिल्कुल लास्ट स्टेज की आई एम श्योर कि एक कंडीशन होगी या एक सूरत हाल होगी। इट्स वन ऑफ द सिम्टम। बट अगर हम सिवियरिटी की बात करें अगेन उसमें कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे वो लोग जिनको कोई इलनेस है, वो लोग जो किसी मेडिकेशन पे हैं, ये सारी चीज़ें इंटरफेयर कर रही होती हैं हमारे एग्जिस्टिंग डिप्रेशन के साथ। एक तो है कि आपका मूड लो है, लेकिन दूसरा क्या है, उसके साथ और भी फैक्टर्स हैं कि आपको और भी चीज़ों के साथ सर्वाइव करना पड़ रहा है। तो सिवियरिटी उस वक्त बढ़ती है जब फैक्टर्स मल्टीपल होते हैं और इसके साथ। अच्छा, सोशली भी डॉक्टर नाज़िश हमारे यहाँ टैबू है ना थोड़ा सा बात करना कि आप ऐसे शख्स को फ़ौरन टैग कर देते हो कि भाई ये तो हर वक्त इसी एक तरह के मिजाज में रहता है। फिर लोग अपने इन मसलों को डिस्कस नहीं करते हैं। अगर आप अपने शौहर से डिस्कस करें तो वो भी घर में मसला, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पेरेंट्स भी शायद अंडरस्टैंड ना कर पाए, फैमिली आपकी जो फर्स्ट फैमिली है वो भी शायद इस मसले को क्योंकि आप जब इंडिकेट करेंगे तो आप उसको ट्रीट करेंगे, जब आप इंडिकेट ही नहीं कर रहे, उसको मसला समझ ही नहीं रहे तो उसको हल कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली होता ये है कि जो हर इंसान जो है ना इंडिविजुअल, वो अपने एक डिप्रेसिव जोन से गुजर रहा होता है और हम लोग दूसरों की हेल्प करने से पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ना भैया, मैंने जितने लोगों को देखा है ना कि अगर वो खुद मैनेजेबल ना हो, अगर वो खुद अपने आपको यूँ कहते हैं ना अपनी हेल्प ना कर सके तो दूसरों से हेल्प मांगना या दूसरों की हेल्प करना वो बहुत दूर की बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप खुद इतने स्किलफुल हो, इंडिपेंडेंट हो, एजुकेटेड हो कि आपको ये पता हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर आप खुशी नहीं महसूस करते हैं, आप अंदर से अपनी फीलिंग्स को, वो जो चेंज आता है उसे महसूस नहीं कर सकते, तो कोई और आपकी हेल्प कैसे कर सकता है? अच्छा, अक्सर लोग ये भी बात करते हैं और बड़ी लेम सी बात लगती है मुझे भी जब मैं भी सुनती हूँ कि ये तो सारे जो मसले मसाले ना ये तो शहरी लोगों के, ये तो बीमारियाँ, ये तो भाई अमीरों की बीमारियाँ हैं। कभी आपने गाँव देहात में देखा है कि कोई शख्स कह रहा हो कि मैं डिप्रेशन का मरीज़ हूँ? जबकि अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उठाकर देखें और स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि जितने डिवोर्स का रेशो सबसे ज़्यादा आपको गांव में देहातों में मिलता है, डोमेस्टिक वायलेंस के जितने ज़्यादा केसेस हैं वो भी आपको शहरों से बाहर मिलते हैं, रेप केसेस में जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो भी आपको इन्हीं जगहों पर मिलता है। और इसके अलावा दीगर जो क्राइम्स हैं उनका भी अगर हम लोग जिक्र कर लें तो ये सारे मेंटल इलनेस की वजह से ही कोई शख्स ये सारे क्राइम्स कर रहा होगा ना, क्योंकि एक जो नॉर्मल शख्स है जो कि नो हाउ रखता है वो तो नहीं करेगा ऐसे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। मेंटल इलनेस, इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशन है विद द क्राइम एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द सब्सटेंस यूज़, जो कुछ हम कर रहे होते हैं। खैर, ये जो बात आपने की, अगर मैं रेशियो की बात करूँ या ये बात करूँ कि ये किन लोगों में होता है, तो हम लोग अक्सर कहते हैं कि जिसके पास दिमाग है ना उसको डिप्रेशन हो सकता है, उसे मेंटल इलनेस हो सकती है, वो रिस्क पे है। ठीक,
ठीक है, इसमें कोई ऐसी डिफ्रेंशिएशन या कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर क्लास में होता है। ठीक है, ठीक है, हर सिचुएशन में हो सकता है, पैसा हो ना हो सकता है, बिकॉज इट्स इंटरनल। अगेन मैं बात करूँ एक कैफियत है ये, और ये किसी पर भी तारी हो सकती है। बिल्कुल, ठीक और है। इसका एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उसको वर्स करते हैं, उसको मजीद कम्प्लेक्स करते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों को नींद के भी मसले मसाइल होते हैं? नींद के मसले मसाइल होते हैं, नींद का ज्यादा आना या खत्म हो जाना? ये उसके सिम्टम्स में मौजूद है। जो पहले 2 सिम्टम मैंने आपको बताया, उसके अलावा जो इसके साथ हो सकते हैं, उसमें एक तो है कि नींद का कम या ज़्यादा होना, खाने का कम खाना या ज़्यादा खाना शुरू कर देना, इसी तरह सोचने समझने की सलाहियत अफेक्ट होना, आप अटेंशन नहीं दे पा रहे होते, डिसीजंस नहीं ले पा रहे होते, अपने मसले नहीं हल कर पा रहे होते, मेमोरी इश्यूज़, ऐसा महसूस होता है कुछ याद नहीं आ रहा, चीज़ें भूलने लग जाती हैं। इसी तरीके से फिर हम देखते हैं कि कुछ सोमैटिक सिम्टम आ जाते हैं, जैसे कि हमें लगता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द हो रहा है जिसकी कोई वजह नहीं है। और ये दर्द हो रहा होता है या भी ये मेंटली परसेप्शन होता है? परसेप्शन है, परसेप्शन होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक बड़ी अल्लाह की, मैं कहती हूँ, नेमत है। जब उस पर बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है तो वो अपनी बॉडी में क्या करता है, बॉडी में स्प्रेड कर देता है, जिसकी वजह से फिर हमें मुख्तलिफ हिस्सों में। अच्छा, तो ये पॉसिबल है कि डिप्रेशन के साथ जो दीगर जो मेंटल इलनेस है वो भी आपको उस तरफ ले जाए, जैसे बाइपोलर का हो जाना या पैनिक अटैक्स का आना या स्किज़ोफ्रेनिया का हो जाना? को-ऑकरिंग डिसऑर्डर्स का तो बहुत ज़्यादा रेट है। अगर आपको एक मेंटल इलनेस हो गई है तो उसके बाद दूसरी तीसरी हो सकती है, इसका चांस फिर अगेन वही रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसके साथ मेंटल इलनेस, कोई मेडिकल इलनेस भी है, तो अगेन वो वर्स हो जाता है, क्योंकि फिर आप उसकी मैनेजमेंट के लिए भी मेडिकेशन ले रहे होते हैं, एंड देन वो भी इंटरफेयर कर रहा होता है इस पे। अच्छा, हमारे यहाँ लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाना भी पसंद नहीं करते हैं। दे विल प्रेफर कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं कि चलो काउंसलिंग हो जाएगी, अपना दिल हल्का कर लेंगे, या वहाँ से एक थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाएगी। लेकिन अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो सीधा इसका मतलब है कि मेडिसिन स्टार्ट हो जाएगी, एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट हो जाएंगे, और बस फिर तो आप बहुत लो हो जाएंगे। नींद का ज़्यादा आना, ये कितनी मिथ है और कितना इसमें हकीकत है? कुछ हद तक साइकेट्रिक सपोर्ट जो है वो ज़रूरी भी होती है कुछ केसेस में, जैसे बहुत ज़्यादा जब एग्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेंडेंसी टू सेल्फ हार्म हो जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप माइल्ड लेवल पे हैं और अभी ये इनिशियली स्टार्ट हुआ है, ट्रिगर हुआ है, तो इसे मैनेज करने की कोशिश करें और अपना लाइफस्टाइल इस तरीके से जो है वो करें चेंज के वो आपको हेल्प आउट करे, जैसे नींद का ख्याल रखना, खाने पीने का, और फिर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ब्रेन की भी और बॉडी की भी। अच्छा, जिन लोगों के हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, अगर हम ख़वातीन की बात करें, वो भी उनमें भी डिप्रेशन कॉज हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना जो एक मेन उसका फैक्ट होता है ना, सिम्टम, वो हम देखते हैं कि मूड बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल हो जाता है, और डिप्रेशन में भी मूड अनमैनेजेबल हो जाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें आपस में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को वर्स करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको ऐसा लगता है कि हम अपने दिल का हाल कभी किसी से बयान नहीं करते हैं, ये भी हमें अंदर ही अंदर खाए जाता है और परेशान करता है? मर्द जो हैं हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में, वो तो बिल्कुल भी, अगर कोई परेशानी है तो वो दफ्तर का है, कोई मसला या बाहर का है, तो वो उसको बाहर ही रखेंगे, घर आके अपनी माँ से या बेगम से डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप क्या कहती हैं कि शेयर करने से या ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने से भी दिल हल्का होता है? ये जो लोड, जो परेशानी, जो एंजाइटी हम महसूस कर रहे होते हैं, ये किसी हद तक फ्लश आउट होती है, कम होती है? बिल्कुल, इसे हम कैथारसिस कहते हैं। और फैमिलीज़ में मैं कहती हूँ, ये बीइंग अ फैमिली, पूरी एक फैमिली को चाहिए कि आपस में इतना सेफ एनवायरनमेंट रखें कि हम किसी फ्रेंड या किसी बाहर के इंसान के पास जाने के बजाय पहले अपने घर वालों से बात करें, माँ बाप से, बहन भाइयों से। सबसे पहले हम अपने घर में वो बातें एक्सप्रेस करने के काबिल हों। और कम्युनिकेशन, अगेन वो उसके लिए ना एक्टिव लिसनिंग की बड़ी ज़रूरत होती है। और हमारे यहाँ पे जो है ना, वो आधी बात सुन के एक तो जवाब देने का रवाज भी है थोड़ा सा, एंड देन उस पर डांटने का और पनिश करने का रवाज भी है। तो जब ये पनिशमेंट वाला सिस्टम खत्म होगा ना और बात को सिर्फ बात की तरह सुना जाएगा, तो मुझे लगता है हालत काफ़ी बेहतर हो सकती है। अच्छा, रो लेना आप समझती हैं अच्छा है, अनदर फॉर्म ऑफ कैथारसिस? फिर से ये एक फॉर्म ऑफ कैथारसिस है, एंड दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। हालांकि इस चीज़ को इतना इशू बनाया जाता है कि ये हर वक्त रोता रहता है, क्यों रो रहा है, ये छोटी सी बात है, ये बात ही नहीं है रोने वाली, जबकि रोना इज़ क्वाइट नेचुरल। अच्छा, हमारे यहाँ जो घर में जो बुजुर्ग अफराद होते हैं, उनके मिजाज भी बड़े तीखे हो जाते हैं और गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पर। ये भी इंडिकेट कर रहा है कोई मेंटल इलनेस को, या अब हम कहते हैं भाई उम्र का तकाजा है, कोई बात नहीं, घर के बड़े बूढ़े हैं तो अब एडजस्ट होना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल है। सो आप क्या समझती हैं कि ये चिड़चिड़ापन जो है ये किस वजह से आता है?
ये कह देना कि ये बड़े हैं तो चलें बात मान लें, ये सबसे आसान रास्ता है ना हमारे लिए, लेकिन देखा जाए तो वो उम्र के तकाजे वाली बात के पीछे और बहुत फैक्टर्स हैं। जब एज बढ़ती है तो उसके साथ फिज़िकल डिक्लाइन आता है, वो फिज़िकल डिटोरिएशन होती है, लेकिन उसके साथ एक मेंटल डिटोरिएशन भी हो रही होती है, जिसे हम कहते हैं आजकल न्यूरोकॉग्निटिव डिजीज़ जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो उसकी वजह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगेन वो भी किसी से बयान नहीं कर सकते कि उनको क्या लगता है। अच्छा, बच्चों में भी सुसाइड्स का हो जाना हमारे यहाँ एक बड़ा नंबर है जो हम देखते हैं एवरी ईयर, जो स्टडीज़ शो करती हैं। बच्चों में डिप्रेशन होना ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, या जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं क्या रीजंस हो सकते हैं? और बच्चों के साथ ये है कि बच्चों का जो एक इनिशियल पेयरिंग होती है वो माँ बाप के साथ होती है, और चेंजिंग सिचुएशन में अगर मैं देखूँ तो जो आजकल का हमारा फैमिली सिस्टम है, एक तो न्यूक्लियर भी है, देन वो जॉब भी कर रहे हैं पेरेंट्स दोनों, फिर वो उनकी जो बॉन्डिंग होती थी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो भी काफ़ी कम हो गई है, और वो हेल्दी एक्टिविटीज़ का कम हो जाना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना, उस वजह से भी उनको वो एक जो हमारी ह्यूमन नेचर है ना उसकी एक नीड है इमोशनल कनेक्शन। वो इमोशनल कनेक्शन आपको जो है वो सिर्फ इंसानों से ही मिल सकता है, जिसकी कमी की वजह से ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि अब बच्चों में ये चीज़ आ गई है। और फिर प्रेशर भी होता है उन पे, एकेडमिक प्रेशर है, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन मीट करने का, एक अच्छे बच्चे गुड बॉय गुड गर्ल बनने का प्रेशर भी है, एंड देन इसके साथ कुछ उसके अपने ड्रीम्स भी होते हैं। अच्छा, जब आपके जहन में, किसी भी शख्स के जहन में सुसाइडल थॉट आए, बहुत सारे लोगों के जहन में आती होगी, या अक्सर लोग कहते हैं कि यार दिल करता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। ये जुमला आपने भी बहुत बार सुना होगा, ये जुमला मैंने भी बहुत बार सुना है अपनी सराउंडिंग में। ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए फ़ौरी तौर पर, या अगर हम किसी से सुने कि कोई शख्स इस तरह के ख़यालात रखता है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि प्रिकॉशनरी मेजर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप ये कोशिश करें कि आप किस तरह से इसको सेफ़ रख सकते हैं। जैसे कि उसे कहीं तन्हा ना छोड़ें, ज़्यादा देर तक कहीं जाने ना दें, वॉच करें, ऑब्ज़र्व करें, कोई मेजर चेंज आपको नज़र आए, कहीं वो कोई प्लान तो नहीं बना रहा सुसाइड का, कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं जमा कर रहा, अपनी लाइफ की चीज़ें तो नहीं ख़त्म कर रहा, क्योंकि मोस्टली जो है ना अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें डायरेक्ट यानी वो कन्वे नहीं कर रहा होता, जो आइडिएशन होती है, कोई ऐसे नहीं कहता कि मैं मतलब कि कुछ होने लगा है, ज़्यादातर इनडायरेक्ट क्यूज़ होते हैं। और जैसे कि ये ज़िंदगी बहुत बुरी है, ख़त्म हो जानी चाहिए, इसे जीने का क्या फ़ायदा है, होपलेसनेस होती है, मुझे तो नहीं लगता कुछ होने वाला है, अब सब ख़त्म हो जाएगा। तो जो इनडायरेक्ट क्यूज़ हैं, एक तो उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, एक्सपर्ट की हेल्प भी लेनी चाहिए जब आपको लगे वो मैनेजेबल नहीं है, लेकिन सबसे पहले उसकी सेफ्टी की कोशिश करनी चाहिए और उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। अच्छा, एनवायरनमेंट चेंज करने से भी, माहौल तब्दील करने से भी बहुत बेहतरी मिजाज में आ जाती है। अगर आप सारा दिन एक कमरे में अपने आप को बंद रखेंगे, या घर के किसी माहौल की वजह से अगर आपको लग रहा है कि आप अपसेट हो रहे हैं, सो उस एनवायरनमेंट से निकलने की किसी हद तक ज़रूरत है। वो चेंज लेकर आएगा मिजाज में, तब्दीली में, या इस कंडीशन में कुछ हद तक ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि अपने आप को ये एक्सेप्टेंस दिलाना कि ये एक प्रॉब्लम है, इससे डील करना। तो डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये एक प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम लोगों का एक ये तरीका भी है कि हम बहुत देर तक डिनायल में होते हैं और हम कह रहे होते हैं ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो जब तक वो नहीं मानेंगे तो उसका कोई इलाज भी नहीं होगा। देन दूसरी ये बात है कि हमारा जो है ना वो माइंडसेट ज़्यादातर लोगों का वो है प्रॉब्लम फोकस्ड, कि प्रॉब्लम है। हमारा सॉल्यूशन फोकस्ड जो है अप्रोच होना चाहिए कि हम अब ये प्रॉब्लम तो आ गई, अब इसे कैसे डील करें, कैसे मैनेज करें, कैसे इम्प्रूव करें सिचुएशन को। एंड थर्ड लेवल पे जो है अपनी सोशलाइजेशन को है इम्प्रूव करना चाहिए कि आपका जो टाइम है वो बैलेंस्ड हो, आपकी लाइफ बैलेंस्ड हो, आप काम को, घर को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को और अपने आप को, सबसे ज़्यादा अपने आप को आप बैलेंस टाइम दे रहे हैं। किसी को भी एरिया को अगर आप इग्नोर करेंगे तो यू विल बी इन प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच डॉक्टर एमन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी और डिप्रेशन के हवाले से बात कर रही थी। बहुत ज़रूरी है कि आप इस मसले को आइडेंटिफाई करें, या आपके जो आसपास के लोग हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो अपने घर में, अपनी सराउंडिंग्स में, अपने पीयर सर्कल में किसी ऐसे शख्स को देख रहे हैं जो कि बहुत सारी बातों के बोझ तले दबा हुआ है, तो कोशिश करें उसका दिल बहलाने की, उसको उस कंडीशन से बाहर निकालने की, क्योंकि आई थिंक जो फैमिली का एक बॉन्ड है ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि ये आपको किसी भी दलदल से खींचकर बाहर निकालने की ताकत रखता है। और अगर कुछ भी ना हो पाए तो फिर ऐसे लोगों को एक एक्सपर्ट के पास एटलीस्ट ज़रूर लेके जाएं ताकि जो उनकी कंडीशन है वो स्वेयर ना हो सके। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को, सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।